दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल आने लगा है। जी हां, एबीपी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन में सीधा और कड़ा मुकाबला बताया गया है। जी हां, वोट प्रतिशत में एनडीए को महागठबंधन पर हल्की सी बढ़त मिली है, लेकिन सीटों के मामले में बिल्कुल उल्टा है। जी हां, महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लालू की राजद सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। एनडीए को 104 से 128 सीटें मिल रही है, जबकि महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिल रही है। लोजपा का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया है, न ही एमआईएम का दिखाई दिया है। जी हां, लोजपा को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वही एमआईएम को मुश्किल से 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जहां वही अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनडीए और महागठबंधन में शामिल दलों की अलग बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लालू की राजद सामने आ रही है। उसे अकेले 81 से 89 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जहां उसके बाद बीजेपी को 66 से 74 और जदयू को 38 से 46 सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस को 21 से 29 सीटें मिल सकती है। एनडीए में शामिल वीआईपी और हम पार्टी को केवल 4-4 सीटें मिल सकती है। जहां इसी तरीके से महागठबंधन में शामिल लेफ्ट को यानी कि सीपीआई को 6 से 13 सीटें मिल सकती है। एनडीए यानी कि नीतीश कुमार को 37.7% वोट मिले हैं। लालू की पार्टी को 36% से थोड़े ज्यादा वोट मिले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए शनिवार को मतदान हुआ। जी हां, इसके तहत शाम 5 बजे तक 54.06% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए शनिवार सुबह मतदान प्रारंभ हुआ, जहां 2,35,00,000 मतदाता 1204 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का फैसला करने के लिए प्रक्रिया में भाग लिया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक पश्चिमी चंपारण की विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 52.08%, पूर्वी चंपारण में 55.31%, सीतामढ़ी में 55.27%, मधुबनी में 54.84%, सुपौल में 57.90% और अररिया में 50.43% मतदान दर्ज किया गया। इसी प्रकार से किशनगंज जिले के सभी विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 59.99%, पूर्णिया में 55.50%, कटिहार में 52.22%, मधेपुरा में 54.03%, सहरसा में 55.73%, दरभंगा में 53.44%, मुजफ्फरपुर में 54.54%, वैशाली में 49.97% और समस्तीपुर में 52.76% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर कल शनिवार को मतदान हुआ। जी हां, लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता निभाने को लेकर हर आयु वर्ग के लोगों में गजब का उत्साह रहा। जी हां, सुबह से ही मतदान केंद्र पर लोगों की चहलकदमी बढ़ गई थी। मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन मतदान केंद्रों पर कराया जा रहा था। जी हां, मतदान को लेकर लगातार जागरूकता का असर मतदाताओं में उत्साह भरने का काम किया। इस बार चुनाव में लेकर लोगों का उत्साह चरम पर रहा। खासकर युवा मतदाताओं में पहली बार अपनी भागीदारी को लेकर काफी उत्साह रहा। युवाओं की टोली अपने अपने टीम के साथ मतदान के लिए पहुंची थी। जहां इसके साथ ही बुजुर्ग मतदाता भी इस कड़ी की हिस्सेदारी बनने को लेकर आतुर दिखे। सरकार ने पीडीएस से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। जी हां, सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि योग्य लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरण किया जा सके। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डुप्लीकेट राशन कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है। साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। जी हां, बीते साल में सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड में सुधार का मौका 12 नवंबर तक दिया है। जी हां, पहले यह तिथि 5 नवंबर तक ही थी। जी हां, बोर्ड की माने तो छात्र डमी एडमिट कार्ड में गलतियां सुधार 12 नवंबर तक कर सकते हैं। जहां स्कूल प्रशासन द्वारा ऑनलाइन डमी एडमिट कार्ड बोर्ड वेबसाइट www.biharboard.online से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, मैट्रिक सेटअप परीक्षा 11 से 13 नवंबर और 17 नवंबर को ली जाएगी। जी हाँ, वही 18 और 19 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षा होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 17 से 24 फरवरी तक होगा।
इस बार बिहार में 1070 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन होगा। जी हां, इसके लिए शनिवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इस बार बिहार में 100 सीटें एमबीबीएस की बड़ी है। जी हां, जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज में पहली बार नामांकन होगा। जहां राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटों पर नामांकन होगा। नीट यूजी 2020 में सफल छात्र से 13 नवंबर रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जहां ऑनलाइन फीस पेमेंट 14 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। चालान के साथ फीस 13 नवंबर तक ही जमा किया जा सकता है। छात्र आवेदन फॉर्म में 15 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं। इस बार कोरोना के कारण लॉकडाउन और उसके बाद सर्दी के मौसम को देखते हुए सीबीएसई ने ऑनलाइन 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी का सुनहरा मौका दिया है। जहां इसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यार्थी घर बैठे परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। सभी कोर्सेज के लिए 3 फॉर्मेट में पाठ्य सामग्री मुहैया कराया जाएगा। जी हां, कोरोना के चलते स्कूल लगातार बंद रहा है। जय इधर सर्दी की धमक से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इससे निकट भविष्य में स्कूल खोलने का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर स्कूलों में पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पढ़ाई के प्रति छात्रों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन तैयारी कराना ही एकमात्र विकल्प बचा है। कोरोना काल के बीच हज यात्रा 2021 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन आज कुछ मिनटों में ही केंद्रीय हज कमेटी की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से हज यात्रियों को फॉर्म भरने में मुश्किल हो रही है। जी हालांकि इस बार 10 दिसंबर 2020 तक ही आवेदन किए जा सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने बताया कि एक्शन प्लान के अनुसार आज से ऑनलाइन आवेदन सभी राज्य हज कमेटी द्वारा शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी सरकार के दिशा निर्देश के बाद सफर का खर्चा बढ़ना संभव तय माना जा रहा है। जनवरी 2021 में हज यात्रियों का कुर्रा यानी कि लॉटरी निकाला जाना प्रस्तावित है। बिहार में लालू यादव का परिवार घोटाले और फर्जीवाड़े करने के लिए जाना जाता है। जी हां, चारा घोटाले से लेकर रेलवे टेंडर वितरण तक अनेक दैत्याकार घोटाले ने उनकी असलियत से जनता को रूबरू करा दिया है। जी हां, हाल ही में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की उम्र के बारे में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। आमतौर पर सभी लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव आयु में बड़े हैं और तेजस्वी उनके बड़ा भाई है। जी हाँ, ये मानकर सम्मान देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से बड़े हैं। जी हां, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनकी उम्र 31 साल है, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की उम्र 30 साल बताई गई है। जी हां, 2015 में भी जब दोनों भाइयों ने नामांकन भरा था तो उनकी उम्र को लेकर सवाल उठने लगे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से नॉमिनेशन भरा था। जी हां, इसमें उन्होंने अपनी उम्र 25 साल लिखी थी, जबकि तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन भरा था और एफिडेविट में उनकी उम्र 26 साल दिखाई गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा भले ही विकास है, लेकिन सूबे में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर हैं। जी हां, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा के सुंदर खोली गांवों के लोग आज भी चचरी पुल के सहारे नदी पार करके मतदान करने जाने को मजबूर हैं। जी हां, तमाम परेशानियों के बावजूद भी अपने बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग काफी उत्सुकता पूर्वक मतदान करने बूथ तक पहुंच रहे हैं और बेहतर कल की उम्मीद पर मतदान कर रहे हैं। औराई विधानसभा क्षेत्र में हर बार चुनावी मुद्दा बाढ़ और चचरी पुल होता है। विधानसभा चुनाव 2020 में भी इस क्षेत्र का मुख्य मुद्दा पुल ही है। ऐसे में इस बार भी लोग चचरी पुल के सहारे नदी पार करके इस उम्मीद पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं कि नया नेता उनकी स्थिति सुधार देगा। जी हां, आपको बता दें कि औराई विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर आज भी आवागमन का साधन चचरी पुल ही है, जिसके सहारे लोग कहीं जाते आते हैं। नेताजी हर बार वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद लोगों को चचरी पुल से निजात दिलाएंगे, मगर हर बार चुनाव में केवल चेहरे बदलते हैं, मुद्दा वही का वही रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भारत में कोरोना दूसरे देशों के मुकाबले कम फैलने का कारण सरकार के निर्देशों का पालन करना, लंबे समय तक लॉकडाउन में घर में बंद रहना या फिर जागरूक होकर महामारी से लड़ना है, तो शायद ये आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में की गई एक स्टडी की माने तो भारत में कोरोना संक्रमण के कम फैलने का कारण भारतीयों की अस्वच्छ यानी कि गंदा रहने की आदत है। जी हाँ, शोधकर्ताओं की माने तो भारत के लोगों के अस्वच्छ रहने से उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है। जहां इस रिसर्च की माने तो भारत में कोरोना के कंट्रोल में होने के कारण भारतीयों का खराब स्वास्थ्य और अस्वच्छता है। जी हाँ, इस अध्ययन ने भारतीय संदर्भ में महामारी को देखने का एक नया एंगल दिया है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ खराब स्वास्थ्य और अस्वच्छता ही कोरोना संक्रमण रोकने की वजह है। लेकिन अब देखना यह है
है कि अगर यह स्टडी सच है तो क्या भारतीयों को अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए या फिर नहीं? क्या सच में केवल खराब स्वास्थ्य और अस्वच्छता कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफी है? ये अहम बात है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत और हार भले ही मतगणना के दिन 10 नवंबर को तय होगा, लेकिन प्रचार के मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव सभी नेताओं पर भारी पड़े हैं। जी हां, हालांकि दोनों गठबंधनों ने इस चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं दिखी और नहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार की ओर रुख किया। जी हां, राजद की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के स्टार प्रचारक नीतीश कुमार और भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जमकर चुनावी सभाएं की। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रचार का मोर्चा संभाला और 247 सभाएं करके महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तेजस्वी यादव ने अकेले 247 जनसभाओं को संबोधित किया और 4 रोड शो किए। उन्होंने एक दिन में 19 सभाएं की। बिहार विधानसभा चुनाव इस मायने में अलग है कि ये देश का पहला इलेक्शन है जो कोरोना काल में लड़ा जा रहा है। कल शाम तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही सबकी निगाहें 10 नवंबर पर टिक गई है। जी हां, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार की सियासत का सिरमौर कौन बनेंगे, यानी कि बिहार का राजा कौन बनेंगे, इसका खुलासा 10 नवंबर को ही होगा। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार विधानसभा सीटों के परिणाम आने में थोड़ी सी देर हो सकती है। दरअसल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना हॉल के अंदर अधिकतम 7 मतगणना टेबल ही लगाने की अनुमति है। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-4 हॉल की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कैरिंग केस को लाने के पहले सैनिटाइज किया जाएगा। जी हां, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के डीसीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे। कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए बूथों की संख्या में 45% तक बढ़ा दी गई थी। यह जाहिर है, इस वजह से सभी बूथों की वोटरों की गिनती में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। जी हां, आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सख्त सुरक्षा की व्यवस्था की है। दिशा निर्देश के अनुसार त्रिस्टीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां कोई भी उम्मीदवार या फिर दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं कि वहां क्या घटना हो रहा है। जहां इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट के माध्यम से चुनाव परिणाम बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। आरजेडी उम्मीदवार मतदान केंद्र के लिए अपने बूथ पर पार्टी का सिंबल लगाकर गए थे। जी हां, सिंबल लगाकर ही मतदान किया और मीडिया से बात की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और डीएम को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जिस आरजेडी उम्मीदवार पर चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है वे अररिया के जोकीहाट से उम्मीदवार सरफराज अहमद हैं। जी हां, वे आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अररिया के डीएम ने कहा है कि ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2018 में लोकसभा उपचुनाव हुआ तो सरफराज आलम चुनाव जीतकर सांसद बने थे। जी हां, जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में उनके छोटे भाई शहनवाज आलम चुनाव जीत गए, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सरफराज चुनाव हार गए। जी हां, अब फिर से जोकीहाट विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई जो विधायक थे वे अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भाई जोकीहाट से आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के मतदाताओं से कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में आज तीसरी और आखिरी चरण का मतदान है और सभी से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 15 जिलों के 78 पर आज तीसरी और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जी हां, मोदी जी ने ट्वीट करके मतदाताओं से अपील करके कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरी और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैन्युफैक्चरर्स से कहा है कि वे सस्ते ई वाहन बनाएं और वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत घटाएं। जी हां, उन्होंने कुछ समय तक मुनाफा कमाने को भूल जाने का आह्वान किया है। जी हां, नितिन गडकरी ने कहा है कि जब तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी डिमांड नहीं पैदा होती है तब तक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भारत के पास वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जब तक इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम नहीं होगी तब तक बाजार में इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी और वाहन निर्माताओं को फायदा भी नहीं होगा।
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 के फरवरी माह में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमयोगी मानधन योजना का आरंभ किया है। लेकिन अभी तक इस योजना के लिए निबंधन करना तो दूर, इसका नाम तक लोग नहीं जानते हैं। जहां इस संबंध में कोई भी आंकड़ा किसी के पास मौजूद नहीं है। इसके लिए इस योजना की योग्य व्यक्ति किसी भी वसुधा केंद्र पर जाकर निबंधन करा सकता है। दरभंगा से आज दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। जी हां, दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस हवाई अड्डा के शुरू हो जाने से दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी समेत 15 से अधिक जिलों के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस एयरपोर्ट से अभी केवल निजी विमान कंपनी स्पाइस जेट के ही विमान उड़ान भरेंगे। आज सुबह 11:05 से सबसे पहली फ्लाइट के रूप में बेंगलुरु से स्पाइस जेट का विमान संख्या SG 493 लैंड करेगा। जहां इस विमान को आज एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना का स्वदेशी टीका काफी फायदेमंद हो रहा है। जी हां, अब तक के 2 परीक्षण में न सिर्फ इससे पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित हो रही है, बल्कि इसकी डोज लेने के बाद किसी में दुष्प्रभाव भी नहीं मिले हैं। जी हां, अब केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले वर्ष की शुरुआत में ही ये टीका आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरा परीक्षण इसी माह में शुरू होने के बाद दिसंबर तक अध्ययन का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये टीका उपलब्ध हो सकेगा। वहीं ICIMR के वैज्ञानिक रजनीकांत का कहना है कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन टीका काफी अच्छी प्रभाविकता के साथ है। अभी तक ये परीक्षणों का परिणाम देखने के बाद उम्मीद है कि ये टीका अगले वर्ष फरवरी से मार्च माह में के बीच आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत का पहला स्वदेशी टीका होगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में ये टीका काफी प्रभावी मिला है। जानवरों पर हुए इसके परीक्षण में भी ये असरदार था। हालांकि टीका को लेकर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि तीसरा परीक्षण न हो जाए। कोरोना महामारी सभी के लिए समस्या बनकर उभर रही है। जी हां, जीवन शैली में अचानक हुए बदलाव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। डर, अकेलापन, आर्थिक तंगी, शारीरिक समस्याओं से लोग घिर गए हैं, जिसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है। जी हां, जिससे मानसिक मरीजों में 20 से 30% वृद्धि होने की जानकारी सामने आ रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी हां, अचानक से जीवन में आए इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लोगों के बीच रहने वाला मनुष्य कुछ महीनों तक घरों में कैद रहा। इस दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई। जी हां, लोगों को जीवन यापन के साथ बच्चों की फीस, बैंकों का लोन आदि चुकाने का तनाव आ गया है। एक प्रकार के डर ने लोगों को घेर लिया है, जैसे चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव जैसी समस्या सामने आ रही है। जहां अनलॉक के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन बेरोजगारों को अभी भी नौकरी नहीं है। जी हां, अब भी कारीगर खाने के लिए मोहताज हैं। जहां इसका परिणाम, उसका सीधे असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है। ऐसे में मानसिक न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के पीड़ित लोगों की समस्या की ओर बढ़ गई है। जी हां, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मानसिक परेशानी होने पर इलाज ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मनोचिकित्सक हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसलिए मानसिक स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को योग और सांस से जुड़े व्यायाम करनी चाहिए। इससे तनाव दूर होता है। जोकीहाट विधानसभा में 2 भाइयों के बीच कड़ा मुकाबला है। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का फैसला आने वाला है। जी हां, जोकीहाट विधानसभा में 2 भाई के बीच कड़ा मुकाबला है। जोकीहाट विधानसभा का चुनाव पहली बार 1967 में हुआ और नजामुद्दीन इस सीट से पहले विधायक बने। इसके बाद सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन 1969 के चुनाव में जीत हासिल की। जी हां, तब से अब तक अधिकांश समय तक तस्लीमुद्दीन परिवार का ही कब्जा रहा। अब तक हुए 14 चुनाव 9 बार तस्लीमुद्दीन परिवार का ही कब्जा रहा। जी हां, 2018 के उपचुनाव में भी तस्लीमुद्दीन के सबसे छोटे पुत्र शाहनवाज आलम विधायक बने। यहाँ का मुकाबला इस बार और भी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से इस बार राजद के तस्लीमुद्दीन के मंझले पुत्र और AIMIM से तस्लीमुद्दीन के छोटे पुत्र चुनावी मैदान में हैं। जहाँ इसके साथ ही इस विधानसभा से भाजपा ने रंजित यादव को टिकट दिया है। भाजपा यहाँ से 25 साल बाद चुनाव लड़ रही है। जोकीहाट विधानसभा में प्रखंड की 27 पंचायतों के साथ साथ प्लासी संख्या की 12 पंचायतें भी शामिल किया गया है। जोकीहाट विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ 2,93,308 मतदाता हैं। समय पर शुरू हुए मतदान में वोटर उत्साह पूर्वक घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। जी हां, परमान और बकरा नदी के बीच स्थित प्रखंड के दक्षिणी भाग की दर्जन भर पंचायत के लोग बाढ़ को लेकर परेशान रहते हैं। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के काफी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। जी हां, चुनावी मौसम में भी काफी संख्या में लोग बाहर काम कर रहे हैं।
बिहार में कल तीसरे चरण की विधानसभा की 78 सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं दरभंगा से एक अलग ही खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, जहां चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन होने की शिकायत मिली। जानकारी के अनुसार दरभंगा में जो वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचे, उनको वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, हम प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी की तस्वीरें छपी मतदाता पर्ची दी गई। जहां उसी पर्ची को लेकर मतदाता पोलिंग स्टेशन के अंदर तक पहुंच रहे थे। जानकारी के अनुसार उस मतदाता पर्ची पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छपा है। जहां साथ ही वहां से एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी का उस पर्ची पर नाम भी लिखा हुआ है और प्रत्याशी की तस्वीर भी छपी है। जहां इसके अलावा उस मतदाता पर्ची पर हमर वोट विकास लेल, हमर वोट भाजपा लेल भी लिखा हुआ है। जहां आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए एनडीए में जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी पार्टी साझेदारी है, यानी कि गठबंधन है। भारत में लगातार कोरोना के नए मामलों के बीच अभी भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना के वैक्सीन कब तक भारत में आएगी। जहां इस सवाल का जवाब मिल गया है। अगले साल 2021 के फरवरी में भारत बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन को लॉन्च करने वाली है। लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं कि आखिर सबसे पहले किन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी और क्या इस वैक्सीन के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा या फिर ये वैक्सीन कितने रुपए में लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत बायोटेक कंपनी फरवरी के महीने में पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाली है। जहां इस कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा जो कोरोना योद्धा है। इसमें पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी सबसे पहले नंबर पर हैं। जहां इसके अलावा एक सवाल है कि आखिर क्या कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि राज्य को कोरोना वैक्सीन की प्राथमिकता सबसे पहले लाभार्थियों को दी जाएगी। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर, छात्र, पुलिस स्टाफ शामिल होगा। बिहार में आखिरी और अंतिम चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। जी हां, संजय राउत ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि इस चुनाव में जनता नीतीश कुमार को विदाई दे। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि हमें इस चुनाव में उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आगे आएंगे। बिहार में परिवर्तन की आस है। संजय राउत ने आगे कहा है कि हमें अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को सम्मान के साथ आखिरी विदाई देनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि वे अपनी पारी खेल चुके हैं। अब भी कई नेता कहते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सम्मान के साथ विदाई दे देनी चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।